Hello everyone, welcome back to Educatious. Today we are going to discuss cause of a chemical bond, chapter 3, class 10th, metals and non-metals. Okay, so let's begin. Firstly, the question comes is, what is the cause of a chemical bond? अब किसी भी एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ओके, तो इसका सिंपल आंसर है कि टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली इनर्ट गैसेज हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि इनर्ट गैसेज वो गैसेज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी कभी नहीं होती है, ना उनको इलेक्ट्रॉन्स कहीं देने होते हैं और ना किसी से लेने होते हैं, वो अपने आप में ही जो है कंप्लीट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब जो बाकी के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, बट जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, तो उनके तो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा हो जाते हैं कभी और किसी के पास कम हो जाते हैं। जैसे मेटल्स, वो क्या होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। और वहीं नॉन मेटल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से उनके जो इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो पूरी तरह से भर जाएं। ओके, अब केमिकल बॉन्ड पाने के लिए जो मतलब केमिकल बॉन्ड बनाकर जो इनर्टनेस हमको मिलती है, आई मीन एलिमेंट्स को मिलती है, वो किस तरह से हो सकती है? इनर्टनेस के 3 तरीके हैं। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये मेटल्स के केस में होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए जाते हैं तब जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को पा लेते हैं मेटल्स इधर। और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये नॉन मेटल्स के केस में होता है क्योंकि नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं। और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल में ही होती है। जब कोई भी दो नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, वहाँ पर कोई भी एक परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स के केस में एक परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन शेयरिंग में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है। इधर हमारी इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होती हैं, और जब बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने भी शेयरिंग पर लगाए होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स उन्हें वापस मिल जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल है उसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। जो आखिरी शेल होता है किसी भी एटम का, उसको हम आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल भी कहेंगे। और जो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस। नाउ हाउ आर आयंस फॉर्म्ड? एन आयन कैन बी फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स। अब सपोज हमारे पास कोई एटम सोडियम है। अब सोडियम क्या है? मेटल है। इसके KLM शेल्स में फिलिंग कैसी होती है? फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और M शेल में 1। अब बीइंग अ मेटल इसकी टेंडेंसी क्या है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी? 2 8 0। ओके, तो मतलब कि इसका M शेल अब नहीं है, सिर्फ K और L शेल्स हैं। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? अब 8 + 2 10, और 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे नियॉन के होते हैं, और नियॉन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट नोबल गैस है सोडियम के। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग होती है, वो किस लिए होती है? टू अचीव द स्टेबिलिटी। ओके, जो हमारे नियरेस्ट नोबल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को रीच करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और आयंस भी इसीलिए बनते हैं। बेसिकली लूजिंग और शेयरिंग केमिकल बॉन्ड्स के लिए होती है, और केमिकल बॉन्ड्स को बनाने के लिए उसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैटायन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। सेकंड होता है एनायंस, जो कि नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं। ओके, अब कैटायंस में जितने भी हमारे मेटल्स के आयंस होते हैं वो सारे कैटायंस कहलाते हैं। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर नॉन मेटल्स के भी कैटायंस देखने को मिलते हैं। ओके, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने पीछे बताया कि KLM में 281 फिलिंग होती है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना जब लूज़ कर देता है तो सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन के माइनस होने की वजह से हमारे पास सोडियम
1 प्लस आयन बन जाता है। अब पहले तो इसकी कंडीशन क्या थी कि ये सोडियम एटम था, लेकिन अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो ये एक कैटायन बन गया है। किस तरह का कैटायन? सोडियम कैटायन। इसको आप सोडियम आयन कर लीजिए या फिर सोडियम कैटायन, एक ही बात है। ओके, अब इस केस में एक और चीज़ है कि जो हमारा कैटायन्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाते हैं, बट जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर सेम रहता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कैटायन्स होते हैं उनमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। ओके, और कुछ जो मैं एक्सेप्शंस बता रही थी कि नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस जो कि कैटायन्स होते हैं वो है H+ आयन और अमोनियम आयन। ओके, ये दोनों नॉन मेटल्स की एक्सेप्शंस हैं जो हमारे पास कैटायन्स में गिने जाती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एनायंस। एनायंस जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन्स होते हैं। कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, मैंने इधर क्लोरीन लिया है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन विल बी KLm में 287। अब नॉन मेटल है, इसकी सिंपल सी बात है कि इसकी टेंडेंसी क्या है? टू गेन इलेक्ट्रॉन, राइट। और क्लोरीन के पास सबसे नियरेस्ट जो है कौन सी नोबल गैस है? दैट इज आर्गन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, मतलब कि 288 की फिलिंग होती है। अब क्लोरीन भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह अपने लास्ट शेल में यानी कि M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहेगा, पूरे करना चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी मेटल के डोनेट हुए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। अब इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जबकि मेटल्स के केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ओके, अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इस पर Cl नेगेटिव चार्ज है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। जैसे इधर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते लूज किए हुए तो यहाँ पर +2 चार्ज होता, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते तो +3 चार्ज। उसी तरह से अब क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो एक नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता तो 2 नेगेटिव चार्ज होता। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जिसका भी जितना कैपेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स लेने का उस पर उतना ही चार्ज आता है, और जिसका लूज करने का कैपेबिलिटी होता है उस पर भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। अब एक और जनरल सी थिंग है, अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई आर कैटायंस स्मॉलर इन साइज देन एनायंस। ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है? जो हमारे कैटायंस होते हैं बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ओके, तो कैटायंस में जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमारा मेटल एटम है, जितने हमारा एटम लूज करना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स, उतने वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। ओके, अब जैसे सोडियम के केस ले लेते हैं, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो इसकी टेंडेंसी देगी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके। ओके, अब इसने लूज कर दिया तो जो इसका न्यूक्लियस है, सपोज ये सोडियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है सोडियम का, और इसके आउटर शेल्स हैं। अब इसने M वाले शेल में से जो इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर निकाल दिया। अब इसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सतर्क हो गया है कि इलेक्ट्रॉन्स गायब होने शुरू हो जा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर होता है इसका इफेक्टिव चार्ज बढ़ने लगता है एटम पर, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो श्रिंक होने लगता है। अब क्योंकि हमारे पास पहले तो M शेल भी था, तो एक शेल ऐड ऑन होने की वजह से हमारे पास रेडियस भी कितना ज़्यादा था। देखो, पहले KLm की वजह से इतना रेडियस था, बट अब M हट गया है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो M का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, M अब है ही नहीं है। तो M की वजह से हमारे पास अब रेडियस सिर्फ इतना रह गया है। तो देखो, मतलब इतना डिफरेंस आ गया रेडियस से। इसलिए हम कहते हैं कि कैटायंस आर जनरली स्मॉलर देन एनायंस, या फिर ये सिंपल एटम्स से भी जो है स्मॉल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जैसे लूज होते रहते हैं न्यूक्लियर का जो इफेक्टिव चार्ज है वो बढ़ता रहता है, जो कि इस एटम को और ज़्यादा श्रिंक करने लगता है। तो इसीलिए हमारा जो आयन होता है वो छोटा हो जाता है, इसलिए कैटायंस छोटे होते हैं। बट एनायंस जो हैं वो बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते रहते हैं नॉन मेटल्स। अब जैसे न्यू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो उनको लेने के लिए नए नए शेल्स भी चाहिए होंगे, और ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स in anions the size is bigger. Okay, so we'll move next to the next topic is formation of ions. ions कैसे फॉर्म होते हैं, कैटायंस कैसे फॉर्म होते हैं और एनायंस कैसे फॉर्म होते हैं। अब जब हम मेटल्स की बात करते हैं ना, तो मेटल्स में जनरली होता क्या है कि जो उनका वैलेंस शेल होता है यानी कि आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल जो होता है, उसमें ज़्यादातर केसेस में एक इलेक्ट्रॉन
या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखे नहीं जाते हैं, 7 से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में देखे जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे सोडियम का केस लेते हैं, मतलब कि सिंपल सी बात ये है, मेटल्स अगर लूज करना चाहें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 ही करेंगे, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3+ का चार्ज आ सकता है। अब इससे ज़्यादा वो लूज कर नहीं सकते बिकॉज उनके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी और स्टेबल होकर कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा। ओके, सो पहला हम देखेंगे कैटायंस में फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन। ओके, अब सोडियम की KLm में फिलिंग कैसी थी, 281। ओके, और अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो किस तरह से होगा, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, द नेक्स्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड जो हमारा एम शेल है, एम शेल में यानी कि जो बैलेंस शेल है यहाँ पर, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब सोडियम हमारा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ओके, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ही उड़ा देगा अपने एम शेल में से, तो एम शेल भी रहकर करेगा क्या, खाली शेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये शेल जब रहेगा ही नहीं तो हमारा एम शेल हट जाएगा, एम शेल डिसअपियर्स, हमारे पास सिर्फ 2 शेल्स बचेंगे जो कि के और एल शेल्स होंगे, जिनमें फिलिंग कैसी होगी, 2 और 8, जो कि नियॉन गैस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, विच मीन्स कि जो Na+ आयन है, पहले जो कि सोडियम एटम था वो अब सोडियम आयन बन गया, Na+ आयन। अब इसने क्या कर लिया, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है रीच कर लिया और अब ये स्टेबल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। उसी तरह अगर हम फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन देखें तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है KLm में, 282। ओके, मतलब कि ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है और फर्स्ट शेल में इनकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, नेक्स्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग और बैलेंस शेल में एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। अब बीइंग अ मेटल इसकी टेंडेंसी क्या है कि इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, जितने इसके लास्ट शेल में है, लास्ट शेल में कितने हैं, 1 और 2, तो दोनों के दोनों लूज कर देगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे तो शेल भी क्या करेगा, राइट। तो यहाँ पर एम शेल जो है वो फिर से डिसअपियर हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ के और एल शेल्स बचेंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में देखें तो 2 प्लस ये वाले 8 कितने हो जाएंगे, टोटल 10। अब अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 हो गए, तो मतलब कि मैग्नीशियम 2+ आयन ने भी नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन रीच कर ली है। नेक्स्ट हम आएंगे एनायंस पे, एनायंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, तो पहले हम आएंगे Cl- आयन पे। अब Cl- आयन क्या है, नॉन मेटल है, सॉरी Cl- नहीं, मतलब सिंपल क्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। ओके, नॉन मेटल क्या टेंडेंसी होती है इनकी, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स छीनने का काम करते हैं। सिंपल जो क्लोरीन एटम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो KLm में फिलिंग कैसी होगी, 287। तो इसका फर्स्ट शेल जो है वो किस तरह से फिल होगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और नेक्स्ट वाले शेल में जो कि बैलेंस शेल हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7m में कंप्लीट हो गया। अब बीइंग अ नॉन मेटल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा कहीं ना कहीं से, गेन करेगा, तो गेन करके इसके पास इसके बैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। मतलब कि अब जो Cl- आयन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आर्गन जितनी स्टेबिलिटी हासिल कर चुका है। ओके, क्योंकि आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर 18 होता है और बीइंग अ नोबल गैस ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसकी कह सके नकल करने को जो है अचीव कर लेता है ताकि ये भी स्टेबल हो जाए। सेकंड अगर हम देखेंगे दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ O2- आयन। अब O2 का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8, तो Kl में फिलिंग कैसी होगी, 2 6। ओके, बीइंग अ नॉन मेटल इसकी भी टेंडेंसी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ओके, अब ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है K शेल, तो K में आते हैं 2, देन इसका जो नेक्स्ट शेल है L शेल, L में इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि इसको L शेल को, जो इसका वैलेंस शेल है यहाँ पर, इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर से, ठीक है, कहीं भी बाहर से या फिर किसी भी और मेटल ने अगर डोनेट किए हो तो वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा लेगा और अपने लास्ट शेल को फिल करने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर लेगा। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स 2 गेन किए हैं तो हमारे पास O2- का ऑक्साइड आयन बन गया है।
अब इसकी फिलिंग किस तरह से होगी है, पहले Kl में 2 6 थे, अब Kl में 2 8 हो गए, जो कि 8 + 2 10, यानी कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अब नियॉन की तरह ऑक्साइड आयन भी स्टेबल हो गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट की इस तरह से होती है कि कोई भी एलिमेंट है वो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है अपने लास्ट शेल में से, ओके, या फिर गेन कर रहा है अपने लास्ट शेल में, तो वही चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बताती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे सोडियम प्लस आयन है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे तो एक भी नहीं होता, बट अगर हम सिंपल सोडियम की बात करें, ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कहीं बाहर फेंक के ये तभी तो 2+ का जो है चार्ज पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ है, यानी कि 1 2, और ये इसके पैर में लगा दो चाहे। अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन है। और K+ है, K+ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके भी आगे 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके लास्ट जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होता है। और कैल्शियम के लास्ट शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसी तरह से अगर हम एनायंस की बात करें तो एनायंस में हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, नेगेटिव, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट है, पहले तो इलेक्ट्रॉन डॉट को कंप्लीट करते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वो गेन करता है उतना ज़्यादा नेगेटिव लगता है। जैसे F नेगेटिव है तो F नेगेटिव का डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है, F नेगेटिव किस तरह से बनता है, फ्लोरीन से, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, क्योंकि फ्लोरीन में हमारे पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसी तरह से क्लोरीन में भी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये हैलोजन है। O2 नेगेटिव में हमारे पास, मतलब O2 नेगेटिव बनता कैसे है, ओके, O2 नेगेटिव ऐसे बनता है जब ये सिंपल जो ऑक्सीजन है हमारे पास, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तब हमारे पास O2 नेगेटिव बनता है। और S2 नेगेटिव किस तरह से बनता है, हमारा S2 नेगेटिव बनता है, इसके बाद भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये चाल्कोजन है, ऑक्सीजन भी चाल्कोजन है, फ्लोरीन हमारे पास हैलोजन है। और N3 नेगेटिव की बात करें तो N3 नेगेटिव में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा गेन कर लेता है तो इस पर N3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब केमिकल बॉन्ड्स में हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पहला आयनिक एंड सेकेंड इज कोवलेंट। ओके, अब आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बाय परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हो सकता है, इधर बाय लूजिंग और बाय गेनिंग। ठीक है, लूजिंग का काम कौन करेंगे, मेटल्स, और गेनिंग का काम कौन करेंगे, नॉन मेटल्स। कोवलेंट बॉन्ड्स भी होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के टाइप। कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। हमारे पास आयनिक में क्या था, आयनिक में इलेक्ट्रॉन्स का एक परमानेंट ट्रांसफर हो रहा था, यानी कि अगर एक बार गए तो मुड़ के नहीं आएंगे। बट कोवलेंट में शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग हमारी किस में होती है, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल बॉन्डिंग में। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव टू द टॉपिक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बेसिकली हम जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के एडिशन से फॉर्म होता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन से अगर पढ़े तो क्या है कि 1 एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, एक डोनेट करेगा जो कि मेटल है, एंड द अनदर वन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, एक डोनेट करेगा जो कि मेटल्स है दानी, ठीक है, एक एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, जो कि नॉन मेटल्स हैं। ओके, नॉन मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स लेना। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड जो है हम उसकी देखेंगे किस तरह से, आगे एग्जांपल्स में फॉर्मेशन बताई गई है। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, अब इधर एक कैटायनिक पार्ट एक एनायनिक पार्ट है, जहाँ पर भी कैटायंस एनायंस हमें इकट्ठे दिखते हैं, मतलब वहाँ पर बॉन्डिंग कौन सी है, आयनिक बॉन्डिंग। अब फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमारे पास पहला स्टेप आता है कि हम देखते हैं पहले और दूसरे स्टेप्स में कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से लूज और गेन किए जाते हैं। सोडियम बीइंग अ मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन
एक इसके पास जो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब इसका जो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो उसी को लूज कर देगा, और सोडियम एटम से जिसकी कॉन्फ़िगरेशन पहले 281 थी, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 रह जाएगी और सोडियम आयन फॉर्म हो जाएगा। पहले सोडियम एटम था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, सोडियम 1+ आयन। ओके, इसको आप सिंपल प्लस लिखो या +1 लिखो, एक ही बात है। बट अगर न्यूमेरल वैल्यू कुछ और आती है, जैसे +2 +3 ज़्यादा आती है, तो हमको +2 +3 मेंशन करना होता है। स्टेप 2 हम गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जो कि सोडियम ने दान किया होता है। जो सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा एक, वही क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जो सोडियम दे रहा है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 इसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर -1 का नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, जो क्लोरीन पहले एटम था 287 की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अब वो क्लोराइड आयन हो गया है 288 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब तीसरे में रिएक्शन प्रोसेस कैसी होती है कि जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर देगा टू क्लोरीन। अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाएगा भाग के। अब जब इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ जाएगा तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर Na+ चार्ज आएगा, या फिर हम इसको डायरेक्टली NaCl भी कह सकते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड है, बिकॉज इसमें कैटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट भी है। अब सेकंड हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम हमारा मेटेलिक पार्ट है और क्लोरीन नॉन मेटेलिक पार्ट है, तो मतलब कि यहाँ पर भी आयनिक बॉन्डिंग इन्वॉल्व। स्टेप 1 में लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है 282। अब ये जो लास्ट के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लूज कर देगा, क्योंकि ये तो मेटल है, दानी स्वभाव का है। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो Mg2+ आयन बनाएगा। अब जो मैग्नीशियम पहले एटम था विद द कॉन्फ़िगरेशन 282, अब वो मैग्नीशियम आयन बन गया है 28 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। वैसे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो क्लोरीन कैसे करेगा। अब क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो हमें क्लोरीन एटम्स 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पर 2 लिए हैं हमने, इस 2 का मतलब है कि क्लोरीन एटम्स 2 हैं, क्योंकि क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले सकता है। हमने जितने भी बार पीछे पढ़ा है, क्लोरीन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके पास फिर आर्गन की फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इसलिए हमें 2 क्लोरीन एटम्स लेने पड़ रहे हैं ताकि एक एक क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन संभाल ले। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन जिसने मैग्नीशियम ने यहाँ पर दिए हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन एटम्स एक एक ले लेंगे, तो हमारे पास 2Cl नेगेटिव चार्ज आयन आ जाएंगे, तो मतलब कि हमारे पास 2 क्लोराइड आयन्स हो जाएंगे। अब जो 2 क्लोरीन एटम्स थे पहले, वो 2 क्लोराइड आयन्स बन गए हैं। रिएक्शन स्टेप देखें तो कैसे होगा, मैग्नीशियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देंगे 2 Cl एटम्स को। ओके, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास गया और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl के पास गया। ओके, अब मैग्नीशियम जो पहले इधर एटम था वह Mg2+ आयन बन गया है, क्योंकि इसने हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भगा दिए हैं। और जो Cl हमारे पास एटम्स थे वो अब Cl नेगेटिव एनायंस बन गया, और इसी तरह से हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। हम इसे इस तरह से MgCl2 लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल मतलब कि आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद द फिलिंग 282। मैग्नीशियम एटम आ गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो मैग्नीशियम आयन बन जाएगा विद द चार्ज 2+ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28। ओके, नेक्स्ट स्टेप है ऑक्सीजन की गेनिंग। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा, अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी झोली में भर लेगा। ओके, और 2 नेगेटिव का चार्ज गेन कर लेगा। जो पहले 2,6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, अब वो प्रॉपर 2,8 हो जाएगी, जो कि नियॉन गैस के बराबर हो जाएगी। नियॉन एक नोबल गैस है और इसके बराबर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। मतलब अब ऑक्सीजन भी स्टेबल और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज करके ये भी स्टेबल हो जाएगा। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम दे रहा है वही ऑक्सीजन ले रहा है। ओके, अब मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन देखिए ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन के टर्म्स में क्या है, पहले मैग्नीशियम एटम था 282 के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 8, तो फिलिंग कैसी है इसकी 2,6, M तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो 2,6 में अब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ले सकता है, ये नॉन मेटल है ना, छीनने का काम करता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है
और O2 नेगेटिव बन जाता है और यहाँ पर Mg2+ आयन, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, और इसी तरह से हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम सोडियम ऑक्साइड की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड में क्या है, Na2O इसका फॉर्मूला है। अब ऑक्सीजन की हमारी टेंडेंसी क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, लेकिन जो सोडियम आप ये तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दिस मीन्स कि हमको सोडियम एटम्स 2 लगाने पड़ेंगे, तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे ऑक्सीजन को जाकर। अब 2 सोडियम एटम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड से 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड से, तो 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन जिसको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इस पर फिर से 2 नेगेटिव चार्ज आएगा और दोनों सोडियम एटम्स पर अलग अलग से +1 चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक और आयनिक कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ओके सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट विल डिस्कस क्या पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट विल डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड्स। टिल देन, थैंक यू।